जी, पहले बात कर लेते हैं हम गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग। गेस्टाल्ट का जो वर्ड है ये जर्मन निकला है। इसका एज सच कोई ऐसा मतलब तो नहीं, लेकिन कंप्रीहेंशन कहा जाता है, अंडरस्टैंडिंग जो है वो कहा जाता है इसको। इसके अंदर जो है वो चीजों को, इस थ्योरी का एक और नाम भी है थ्योरी ऑफ इंसाइट, लर्निंग बाय इंसाइट भी कहा जाता है इस थ्योरी को। यानी लर्निंग बाय इंसाइट से मुराद है कि अपना जो है ना वो इंट्यूशन, यानी अपनी जो सोच समझ है उसको इस्तेमाल करके कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना। हम इसकी आइंदा जो मिसाल देखेंगे उससे पता चल जाएगा कि क्या कहती है। इस थ्योरी का जो दूसरा नाम, जैसे मैंने कहा कि इंसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है, और ये जर्मन थ्योरी है। और इसका जो है वो पहले जो वर्दी मीर है, मैक्स वर्दी मीर, ये इसका फाउंडर है। ये जर्मनी का था, बाद में ये जो है वो शिफ्ट हो गया था यूएसए के अंदर। चार जो है फेमस नाम है जो इसके साथ वाबस्ता है, जिनमें एक हमारे पास मैक्स वर्दी मीर है, वुल्फ गांटूलर है, ओट कोप्सा है और लेवन है। ठीक है, ये लोग हैं जो इस थ्योरी के साथ जो है वो वाबस्ता है। गेस्टाल्ट की अगर थोड़ी स्टोरी हम इसको अगर देख लें तो ये एक तो ये है कि ये गेस्टाल्ट हम ये जैसे बात करते हैं होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट, ये होल की बात करते हैं, चीजों को ओवरऑल देखते हैं। जैसे अभी वो दूसरे जो अपने भाई ने मिसाल दी कि जैसे पहले हम किसी को बच्चे को दिखाते हैं कि ये देखो ये क्या है, वो कहते हैं ये हाथी है। पहले हम हाथ से एक बड़ी चीज का तारुफ करवाते हैं, फिर उसके बाद उसके हवाले से बताते हैं ये देखो ये इसकी जो है वो सूंड है, ये इसकी टांगे हैं, ये इसके दांत हैं। बाद में चीजों का तारुफ करवा, एक दफा ओवरऑल कहते हैं। अब जैसे आज भी ऐसे ही था, वर्दी मीर जो है वो एक दफा ट्रेन में चढ़ा और ट्रेन में देखा कि चार पांच लोग इकट्ठे बैठ के गपशप लगा रहे हैं। तो उसने कहा कि ये जो है ना ये सारे एक ही कबीले के इकट्ठे हैं और आपस में यानी एक ही यूनिट की तरह सारे इकट्ठे खेल रहे हैं। या जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे आप किसी को ताश खेलते हुए देखते हैं तो आप कहते हैं कि वो फलां सारे ताश खेल रहे हैं, हालांकि उसमें दो बंदे खेल रहे हैं ताश और बाकी ऐसे बैठे हैं। आप होल को देख रहे हैं, यानी ये होल की बात करते हैं। इंडिविजुअल की बात बाद में करते हैं, पहले ये कहते हैं होल की बात, होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट, ये इनका जो है वो फेमस स्लोगन है। इसके अलावा इस थ्योरी की एक और स्टोरी भी है कि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो चिंपैंजी के ऊपर किए थे। चिंपैंजी एक बड़ा ही जहीन जानवर है, बंदर की तरह, लेकिन कहते हैं कि ये जहानत में इंसानों की तरह ही है। इसके ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। कैसे एक्सपेरिमेंट किए कि एक कमरा था, तो कमरे के अंदर उन्होंने जो है बनाना जो है वो लटका दिए, केले लटका दिए। अब उसके अंदर एक चिंपैंजी छोड़ा, और चिंपैंजी जो है वो बनाना तक पहुंचना चाहता है, तो वो क्या करता है कि पहले वहाँ दो बॉक्स में एक बॉक्स रख के चढ़ता है, नहीं पहुंच सकता, दो बॉक्स दूसरा बॉक्स रखता है, तो उस तक पहुंचने की कोशिश करता है कि वो जो केले है वो बनाना जो है वो तोड़ दे। उससे भी नहीं बात बनती, फिर वो एक स्टिक उठाता है, इससे करता है, फिर भी नहीं, फिर वो एक और स्टिक का टोटल मिलता है, उसको आपस में जोड़ता है और फिर उसके जरिए वो बनाना तक पहुंचता है। यानी ये सारा कुछ जो उसने किया, इसने स्ट्रगल की, इतनी कोशिश की, ये उसने लड़ने का इंसाइट है कि सोचा कि मुझे चीज हासिल करनी है तो उसके लिए मुझे जो है वो इतनी कोशिश करनी पड़ेगी। जो चिंपैंजी जिसके ऊपर इसने एक्सपेरिमेंट किया था, उस चिंपैंजी का नाम तक लिखा हुआ है साइकोलॉजी, उसको सुल्तान उस चिंपैंजी को कहा जाता था। ठीक है, और इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, इसके अलावा इसके अंदर क्या बात करता है बेसिकली। जो इसके अंदर उसने तो 10 के करीब प्रिंसिपल दी हैं। ये प्रिंसिपल थोड़ा सा इसमें कभी इस तरह मैंने पेपर में सवाल नहीं देखे, जब से मैं साइकोलॉजी पढ़ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो पेपर के अंदर मैंने सवाल नहीं देखे। लेकिन मैं सिर्फ आपको इतना कहूंगा कि एक तो आप ये ध्यान में रखना है कि अगर कहीं पे होल की बात होती है, होल इज ग्रेटर एंड होल की बात होती है, तो आपने उस वक्त जो है वो गेस्टाल्ट की तरफ चले जाना है। पार्ट की बात करते थे स्ट्रक्चरलिज्म वाले, और ये होल की बात करते हैं। दूसरा, इसके जो 10 हैं लाज हम पढ़ने लगे हैं, उनके एक नाम आप ट्रेन में रख लेंगे, कहीं ऑप्शन में पूछ लेता है कि इसके जो है ना विच वन इज रिलेटेड टू फलां, ये वो गेस्टाल्ट से रिलेटेड है कि नहीं है। तो आपको थोड़ी सी नौ हो होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा इनका जो है ना डीप लेवल पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। इसमें देखिए, पहले मैं कहता हूँ लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। आप शक्ल की तरफ नीचे गौर करें, उस स्टेटमेंट को छोड़ें। अब मैंने यहाँ पे तीन शक्लें बनाई हुई हैं। अब तीन शक्लों के अंदर देखें कि आप जैसे ही किसी शक्ल के ऊपर नजर पड़ती है ना आपकी, तीनों में अलग अलग, आप कहते हैं यार ये ग्रुप है, ये ग्रुप। हालांकि पहले के अंदर दो डिफरेंट कलर्स हैं, दूसरे के अंदर जो है वो सर्कल भी है, रेक्टेंगल भी है, तीसरे के अंदर तीन चार तरह की स्टार भी है, रेक्टेंगल भी है, सर्कल भी है, और इसके अलावा एक क्या बोलते हैं ये इसी तरह
रेक्टेंगल जो है वो थोड़ा ट्राइंगल क्या बोलते हैं उसकी दूसरी शेप के अंदर भी है। अब ये चीज, लेकिन हम उसको एक ग्रुप की कंसिडर में ले रहे हैं क्योंकि वो सारे एक ही तरतीब के साथ है, सिमिलैरिटी है उनके अंदर, तो इसको हम लॉ ऑफ सिमिलैरिटी बोलते हैं। इसमें लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी ये होता है कि हमने ये देखिए आपके सामने यहाँ पे तीन तरह की शक्लें हैं और आप इन तीनों को अलग अलग समझ रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि तीन डॉट वाली ये तो जो वर्टिकल लाइन है, फिर ये हॉरिजॉन्टल है। हालांकि अगर ये जो हॉरिजॉन्टल है इसको भी मैं अगर उल्टा कर दूं, मैं इसको जो है 95 डिग्री पे चेंज करूँ तो ये भी सेम ऐसे राइट वाली शक्ल की तरह बन जाएगी। लेकिन हमें वो लग रहा होता है कि जैसे वो एक नई चीज है, बेसिकली वो होती इसी की तरह ही है, प्रॉक्सिमिटी। अच्छा, लॉ ऑफ क्लोजर के मुताबिक देखें, यहाँ पे सर्कल अधूरा है, यहाँ पे स्क्वायर है वो अधूरा है, लेकिन आपको लग रहा है कि स्क्वायर जो है ये भी कंप्लीट, सर्कल भी कंप्लीट लग रहा है। क्यों? क्योंकि जो स्पेस है वो आप खुद फिल कर लेंगे, जो आपको लग रहा है कि बनेगा ऐसे ही, ठीक है, आप परसीव कर लेते हैं, परसेप्शन बना लेते हैं ये ऐसे ही होगा। लाभ कंटिन्यूटी यहाँ पे देखें, आप ये समझते हैं कि ये जो ना ये आगे जो सड़क जाती है, मिसाल तौर पे डॉट है, ये राइट और लेफ्ट में टर्न हो जाता है, आप समझते हैं कि ये अनबेस्ड है और ये ऐसे चलते ही रहेंगे, ये लाइन रुकेगी नहीं। यानी ये देखिए, ये परसेप्शन बना रहे हैं कि ये पूरी परसेप्शन की बात करती है, इंसाइट की एक 1 मिनट की, जो अब जहाँ पे हम समझ रहे हैं कि जैसे ये चलती ही रहेगी, हालांकि चाहे यही तो खत्म हो जाए, लेकिन हम परसेप्शन हमारी बन जाती है। इस तरह लाभ कंट्रास्ट, जहाँ देखिए पहले छोटा सा डार्ट, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब हो सकता है ये बेसिकली मुख्तलिफ हो, लेकिन हम समझ रहे हैं कि एक ही सिक्के के दो के लिए एक ही चीज है और वो थोड़ी बड़ी होती जा रही है, लॉ ऑफ कंट्रास्ट बोल रहे हैं। इस तरह लॉ ऑफ फिगर ग्राउंड के अंदर देखें, अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो कुछ लोग जो है ना वो डार्क एरिया को देखेंगे तस्वीर के अंदर, तो वो कहेंगे कि ये कोई सुराही की तरह जो है ना वो कोई लकड़ी से काम हुआ है, कोई सुराही की तरह है। और अगर आप उस वाइट एरिया को देखें तो आप देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा इन दो बंदे खड़े हैं आपस में बात कर रहे हैं। तो ये भी यानी खिलाफ है कि ये भी हम एक परसेप्शन बना लेते हैं इस तरह लाभ प्रेगनेंस, इसके अंदर देखें कि यहाँ पे हमारे पास में डिफरेंट सर्कल हैं जो आपस के अंदर जुड़े हुए हैं। हमें देखने से बड़ी इजी चीज लग रही होगी, लेकिन अगर मैं आपको कहता हूँ कि ये वाले जो फूल है नीचे, जो मैंने सर्कल से बनाया है, बीज सर्कल से बनाया, तो आप बना कर देंगे फिर आपसे वो बनाना मुश्किल हो जाएगा। इस तरफ लाभ सिमेट्री, बेसिकली सिमेट्री की होता है कि हम समझते हैं ये लेफ्ट वाला ब्लैक वाला आपको यूं लग रहा होगा जैसे ये एरो है, आपको यूं लग रहा होगा जैसे ये एरो है, लेकिन बेसिकली जब अगली शक्ल में देखें तो जब मैंने उसको कलर किया है, रेक्टेंगल को रेड कर दिया है, सर्कल को ग्रीन कर दिया है, और जो एरो का जो ट्राइंगल है उसको मैंने ब्लू कर दिया। अब आप देख रहे हैं तो ये तो रियाजी की तीन चीजें हैं, और जबकि इधर अकेले देखते तो आप कहते हैं कि यार ये एक एरो सा है। तो इस तरह करके यानी सिमिट्री इस तरह है कि वो चीज हमें उस तरह लग रही होती है, उस तरह सिमिट्री, लेकिन वो बेसिकली होती कोई और चीज है। लॉ ऑफ कॉमन स्टेट, यानी अगर चीजें एलिमेंट्स दैट आर मूविंग टुगेदर टेंड टू परसीव एज यूनिफाइड, ये चीजें इकट्ठे मूव कर रहे तो हमें लगती है एक ही है। यानी यहाँ देखिए परिंदे या फिश जो है वो एक ही तरह सारे एक तरफ मूव कर रहे हैं, हमें लग रहा है जैसे एक ही कबीले के, एक ही घर के इस तरह लोग हैं। इसके अलावा कॉमन रीजन, अब यहाँ पे देखिए सारे डॉट्स जो लगे हुए हैं, फिर भी हम इनको दो ग्रुप में तकसीम हम कहेंगे कि इधर वाले और हैं, इधर राइट वाले और हैं, लेकिन बेसिकली सिर्फ जो लेफ्ट वाले हैं उनके बैक पे हमने जो है वो शरीर सीट जो है वो, या वो डार्क कलर है थोड़ा, और इधर वाले के पीछे ब्लैक कलर है, एक ही चीज है, लेकिन हम उसको दो कंसिडर कर रहे हैं। बहर ये इसका एक दफा नाम को दोहरा लीजिएगा, और इसके अंदर जो करनी है ना वो आपको पूरी तरह पता होना चाहिए कि इसके चार प्रोपोनेंट, बर्दी, कोका, कोटलेवन और कोलर, ठीक है, चार लोग इसके जो है वो बानी में से शामिल हैं। इसके अलावा जर्मन जो है बाद में ये यूएसए के अंदर शिफ्ट हो गया था, इसका मतलब कंप्रीहेंशन है, ये चीजों को एज ओवरऑल देखती है, वन यूनिट के तौर पर देखती है, चीजों के मतलब परसेप्शन बनाती है। इसने चिंपैंजी के ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट किए थे, चिंपैंजी के नाम सुल्तान था, और इस थ्योरी को लर्निंग ऑफ इंसाइट भी कहा जाता है, ठीक है। तीसरी बात याद कर लेंगे, इस थ्योरी के लिए काफी रहेगी। मजीद कुछ आप अगर स्टोरी के हवाले से मजीद पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। इसके अलावा हम इसके अंदर जो बिहेवियर ऑब्जर्व कर सकते हैं, वॉकिंग, रनिंग, लाफ्टिंग, और इसके अलावा थॉर्नडाइक, पाब्लो, और क्या बोलते हैं स्किनर, ओवर्ट बिहेवियर चेक करते हैं। तो कोवर्ट बिहेवियर तो अच्छे होते हैं जिनको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, थिंकिंग, रीजनिंग, ड्रीमिंग। और इसके अलावा जो यानी ये बात यहाँ पे कर रहे हैं कि जो ओवर्ट बिहेवियर, दो तरह के बिहेवियर होते हैं ना, ओवर्ट और कोवर्ट। ओवर्ट बिहेवियर तो होता है जो वाजिब काम से नजर आ रहा होता है, यानी जैसे कोई चल रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई हंस रहा है, तो ये वाले किए थे थॉर्नडाइक, पाब्लो है, स्किनर ने, इन्होंने ओवर्ट बिहेवियर के ऊपर काम किया था। जबकि कोवर्ट बिहेवियर वो है जो छुपे होते हैं, जो इंट्यूशन का हम थ्योरी ऑफ इनसाइट का है ना, कि हमारे अंदर जो चीजें हैं। तो जहाँ पे थिंकिंग, रीजनिंग, ड्रीमिंग, गेस्टाल्ट ने इन चीजों को के ऊपर बात की थी, ठीक है।
इसके अलावा इसकी को ने बुक लिखी थी मेंटेलिटी ऑफ एफ 1925 के अंदर। और इसको देख लीजिएगा, और चिंपैंजी नॉट डूइंग ट्रायल एंड एरर। अब यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि वो ट्रायल एंड एरर कर रहा है, बार बार कोशिश कर रहा है, लेकिन वो नहीं, बल्कि वो एक ट्रायल एंड एरर मेथड नहीं है, बल्कि वो एक उसके अंदर आ रहा है कि यार इसका ये काम मैं कर लूँ तो मैं पहुंच सकता हूँ। यानी ट्रायल एंड एरर तो ये होता है ना कि किसी एक काम को जो फिक्स है उसको करने के बार बार जो है ना वो ट्राई कर रहे थे उसको पहुंचने के लिए। लेकिन ये यहाँ पे कुछ ऐसे बन सकता है भाई, इसको हम जो है वो इनसाइड लर्निंग कहते हैं, इसको हम ट्रायल एंड एरर नहीं कहते। पर्सनल एजुकेशन के अंदर इम्प्लीमेंटेशन यही है कि जब उस्ताद जो चीज़ों का एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव दे दे क्लास के अंदर, और फिर उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ाए, तो इससे बच्चों के कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये द यूज ऑफ ब्लाइंड स्टम्बलिंग एंड मैकेनिकल ट्रायल एंड एरर शुड बी मिनिमाइज। जो स्पेशल एजुकेशन वालों के लिए जो क्या बात लिखी है वो देख लेंगे इसको। ये इसको आप देख लीजिए कि एजुकेशनल इम्प्लीकेशन इसकी कौन कौन सी है, कहाँ कहाँ पे ये नहीं। बात तो वही होनी है कि जब जब ये बात कर रहा है कि हमें नॉन टू अननोन जाना होगा, हमें पहले थोड़ी चीज करनी होगी कि पहले ओवरऑल कंसेप्ट देना होगा, फिर उनको चीज़ों को ब्रेक डाउन करना होगा, हमें सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ जाना होगा, इस तरह की बात करेगा, ठीक है। ये इसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए भी बोर्ड मैंने दी है, इसको भी आप देख लीजिएगा। तो ये जो हमने थ्योरी पहले की है, स्टार की दूसरी थ्योरी कर रहे हैं ब्रूनर की। ब्रूनर की थ्योरी कैंप थ्योरी है, और इसके अंदर हम चार बातों के हवाले से बात करेंगे, ठीक है। ब्रूनर एक या चार बातें कह लेंगे, इसके अलग से नाम भी कह सकते हैं। ब्रूनर की जो थ्योरी के चार नाम है: ब्रूनर कंस्ट्रक्टिव थ्योरी, ब्रूनर कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिव थ्योरी। इन कंस्ट्रक्टिव की बात आएगी तो ब्रूनर पहले आएगा, ठीक है। डिस्कवरी लर्निंग की बात की थी, लर्निंग मॉडल की बात की थी। और दूसरा ये कि ये कॉग्निटिविस्ट था, ये जो ब्रूनर है ना, ये उनकी जो बिहेवियरिस्ट नहीं था, ये कॉग्निटिविस्ट था। इसका ब्रूनर जो है, जेरोम सैमुअल ब्रूनर 1915 1915-16 के अंदर जो है ना वो पैदा हुआ। 100 ईयर ऑफ एज 1915 के अंदर पैदा हुआ, 2016 के अंदर इसकी डेथ हुई। 100 साल जो है ना वो इसकी एज पाई। ये अमेरिका का रहने वाला था, पीएचडी था एजुकेशन के अंदर। इसने बुक लिखी थी प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, और कंस्ट्रक्टिविज्म के बानी था, और एक अग्निवेस्ट भी था। कंस्ट्रक्टिव वो कहते हैं जो अपना नॉलेज खुद बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर्स बोलते हैं, और कर्नल्स लोग बोलते हैं कि दिमाग के इस्तेमाल से इन चीज़ों को मेंटली प्रोसेस करने के काबिल होते हैं। इसके अलावा ये गुजरात के अंदर पैदा हुआ, ये जो है ना वो पैदाइशी अंधा था, ठीक है। ये शुरू से ये अंधा था, और ये यहूदी था, जैविश था। और इसके अलावा जो है ना वो फिर ये बाद में इसका ऑपरेट हुआ, और ये इसकी आंखें जो है वो रिकवर हो गई। एक जबरदस्त साइकोलॉजिस्ट था, ये बिहेवियरिस्ट के भी कुछ ना कुछ करीब था। क्योंकि ये ब्लाइंड था, तो इसके ब्लाइंड होने की वजह से ना इसको शुरू से ही इस चीज के ऊपर तजर्बे करने शुरू किए कि ये लर्निंग होती कैसे है, तो इंसान जो है वो सीखता कैसे, अपने कॉग्निटिव को यूज करके अपने नॉलेज के इंसान कंस्ट्रक्ट कैसे करता है, इसके ऊपर इसने जो है ना वो ट्रैक किया। इसलिए तीन मोड ऑफ रिप्रेजेंट, तीन मोड दिए थे इनको, बोलता इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक, ठीक है। यानी नॉलेज को लेने के लिए जो नॉलेज हम गेन करते हैं उसको करने, उसने तीन प्रोसेस बताए थे: इनएक्टिव, आइकॉनिक एंड सिंबॉलिक। अब इनएक्टिव क्या होता है? इनएक्टिव के अंदर जो भी छोटा बच्चा होता है ना वो इनएक्टिव होता है। इनएक्टिव से मुराद ये है कि बच्चा जो है ना वो चीजों को छूता है, तब वो तजर्बा करता है, वो खुद हर चीज एक्सपीरियंस करना चाहता है, और एक्शन बेस्ड होता है। इनफैक्ट लर्निंग बाय डूइंग, जैसे बच्चा छोटा है वो खुद करके कुछ करता है, उसके अंदर सोच यहाँ पे डेवलप नहीं हुई होती, बल्कि वो फिजिकली हाथ पांव मारना चाहता है। मोटिवेशन होती है, एक्शन होता है, आगे बढ़ने के लिए उनके अंदर मोटिवेशन होती है। दूसरा हमारे पास आइकॉनिक। आइकॉनिक क्या है कि पिक्टोरियल। अब जो दूसरी यानी देखिए, एक छोटा बच्चा है ना, वो उसकी क्या कोशिश होती है, आपके घर के अंदर जो 1 साल का, उसकी कोशिश होती है कि मैं हर चीज को एक्सप्लोर करूँ, जहाँ पे मैं पहुंच सकता हूँ, हर चीज को मैं छेड़ूं। फिर उसके बाद थोड़ी बड़ी एज आती है, दूसरा बच्चा जो है वो थोड़ा सा समझता है, और वो चीजों को पिक्टोरियल चीजों की तरफ आता है, यानी वो चीजें जो उसे नजर आती हैं, इमेज बेस्ड तस्वीरें होती हैं। तस्वीरों की बात करने, जैसे आप छोटे बच्चे को देखें ना, तो वो उसको किताब दे, तो किताब के अंदर जो तस्वीरों वाली किताब होगी तो बहुत अच्छी लगेगी, वो बार बार देखेंगे। आजकल के बच्चे कार्टून देखते हैं। तो ये 6 ईयर तक एज होती है, और इंफॉर्मेशन जो है वो सेंसरी मेमोरी के अंदर स्टोर होती है। विजुअल पिक्चर इन माइंड, तस्वीरों को यहाँ पे देखते हैं, उनको माइंड के अंदर लेके आते हैं। तीसरी और आखिरी स्टेज जिसने बात की है, ये सिक्स स्टेज की बात की है कि वो चीज़ें हमारे सामने मौजूद नहीं है, तो हम अपनी इंसाइट से
हम उसके ऊपर वहां पे पहुंचते हैं। सिंबॉलिक वर्ड्स की बात करते हैं, चीजों के मतलब हम सिंबॉलिक नाम रख लेते हैं जो कि उसका असल नाम नहीं होते, वो हम याद करते हैं। लैंग्वेज बेस्ड है, इंफॉर्मेशन इन स्टोर इन कोड और सिंबल। तो ये देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखिए पहले के अंदर जहाँ इनएक्टिव स्टेज है तो बच्चा बुक को फाड़ता है, बुक को वैसे पकड़ने का शौक है, भागने का शौक है। दूसरे के अंदर वो बच्चा उसके बुक के अंदर तस्वीरें देखता है, और तीसरे के अंदर अब वो बड़ी बॉटम हायर लेवल पे आ गया है और चीजों को और तरीके से देखता है। यहाँ पे ये कुछ आपको पता चल रहा होगा, ये जो बच्चा इनएक्टिव है, फिर वो आइकॉनिक और तीसरा सिंबॉलिक। इन जो सिंबॉलिक वाले होते हैं किताबें पढ़ते हैं, इन वर्ड्स को पढ़ना, वो चीजें मौजूद नहीं है उनके मुतालिक काम करना, ये सिंबॉलिक वाले होते हैं, जबकि बाकी जो है वो करने वाले होते हैं। अच्छा, इसके बाद इसमें कंसेप्ट ये था स्पाइरल करिकुलम का, ठीक है। ये जो है बरूनर, स्पाइरल करिकुलम क्या होता है, आपने स्प्रिंग देखा होगा। तो स्प्रिंग को जो है ना वो किस तरह शेप के अंदर बना होता है और इसके अंदर इलास्टिसिटी होती है। स्पाइरल करिकुलम ऐसा करिकुलम होता है जिसके अंदर आप एक स्मॉल टॉपिक जो है ना वो पहले पढ़ाते हैं, अपनी एक चीज पढ़ाते हैं, अगले दिन वही पुराना पिछला सबक भी पढ़ाते हैं, कुछ उसके अंदर और ऐड कर देते हैं, फिर उसके अगले दिन कुछ पिछला पढ़ाते हैं, कुछ और ऐड कर देते हैं। इस तरह चीजों को जो है वो इजी टू डिफिकल्ट की तरफ लेके जाया जाता है। हर हर रोज या इजी नॉलेज से डीप नॉलेज की तरफ, यानी सही नॉलेज से डीप नॉलेज की तरफ जो जाया जाता है, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो तरक्की की जाती है, बेसिक आइडिया से कम्प्लेक्स की तरफ जाया जाता है, इसे स्पाइरल करिकुलम बोलते हैं, ठीक है। स्पाइरल स्प्रिंग से यानी जिसके अंदर एक ऐसी टेक्निक जिसके अंदर पहले प्रीवियस हर चीज प्रीवियस के साथ इनटेक्ट होती है, प्रीवियस का एडवांस वर्जन होती है। ये यहाँ पे देख लेंगे, यानी यहाँ पे शुरू में न्यू कंटेंट, फिर वो उसके अंदर रिवीजन होती रही और एट द एंड मास्टरी बार बार होने से बंदा उससे हैंडल हो। इसके इंस्पायर करिकुलम जो है वो साइक्लिक, साइक्लिक होता है कि बार बार वो चल रहा होता है, पुराना पढ़ाते हैं फिर नया, फिर पुराना पढ़ाते हैं, उसके अंदर कोई नया थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, डेप्थ तक इसके अंदर हम जाते हैं और पीरियड नॉलेज हमारा इसमें मैटर कर रहा होता है। फिर आगे इन्हें डिस्कवरी लर्निंग का कंसेप्ट भी इसने दिया था, ठीक है, ये याद रखने, डिस्कवरी लर्निंग का कंसेप्ट इसने दिया, स्पाइरल करिकुलम कंसेप्ट इसने दिया। इसके अलावा इसने जो है ना इसकी स्टेजेस दी, आइकॉनिक, इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। डिस्कवरी जैसे नाम से शायद है कि जाहिर है कि चीज़ों को डिस्कवर करना, पर डिस्कवरी होती कैसे है, इसलिए अंदर पहले हम क्या करते हैं कि प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, फिर प्रॉब्लम जो भी हमारा सामने होता है, फिर उसके अलावा मैनेजमेंट, सब फिर उसके इन चीज़ों को आपस में कनेक्ट करते हैं, फिर जो चीज़ें होती हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए उसका एनालिसिस करते हैं, और एट द एंड ऑफ फेलियर या फीडबैक की तरफ आते हैं। तो बहरहाल ये चीज़ों को मतलब चीज़ों को दरियाफ्त करने का एक तरीका है। इसके अलावा कुछ और बातें जो ब्रोनर के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं, वो एक तो ये कि स्कफ फोल्डिंग का कंसेप्ट ब्रोनर ने दिया था। आपने वेगोट्सकी के अंदर स्कफ फोल्डिंग पढ़ा है, ये इसकी पहले जो बात की थी स्कफ फोल्डिंग और एमकेओ की, ये ब्रोनर ने बात की थी, ठीक है। इसके अलावा चाइल्ड चिल्ड्रन और एक्टिव लर्निंग की बात करते हैं, और चाइल्ड डेवलपमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस की बात करते हैं। अब देखें वो जो कहते थे ना जिन चार्जे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, वो जो इसको जो है ना वो डिसकंटिन्यूस डेवलपमेंट को डिसकंटिन्यूस प्रोसेस बोलते हैं, जबकि जो इसके है ना ब्रूनर वाले ये कंटिन्यूस प्रोसेस बोलते हैं, और वगास्की वाले कंटिन्यूस की बात करते थे, ये भी कंटिन्यूस की बात करते हैं। इसके अलावा जो ब्रूनर था ये लैंग्वेज के ऊपर फोकस करता है, आपको पता है कि वो जो वगास्की है वो नॉलेज लैंग्वेज के ऊपर बेस करता है, जबकि जिन चार्जे कहता है पहले थॉट आएंगे फिर लैंग्वेज आएगी, ठीक है। वहीं कुछ चीजों के अंदर ब्रूनर की जो थ्योरी है, कुछ चीजों में vygotsky की बात मानती है, कुछ चीजों में जो है वो जीन पियाजे की बात मानते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारी सेकंड थ्योरी हो गई। साथ में कोई ना कोई मसला हो तो पूछ लिया करें, चाहे ये स्टार्ट में आसान सी हैं, बस ये है कि थोड़े से माइंड में रखने टर्मिनोलॉजी। इसका फोल्डिंग और एमसीयू का सबसे पहले कंसेप्ट किसने दिया था जी, बरोनर ने दिया था। बरोनर जो है वो वागोत्स्की और जीन पियाजे के करीब करीब है। जैसे वागोत्स्की कंटिन्यूस लर्निंग की बात करते हैं और बरोनर भी कंटिन्यूस की बात करता है, और जो बरूनर है जो वागोत्स्की है वो भी पहले लैंग्वेज की बात करता है, बरूनर भी पहले लैंग्वेज की बात करता है, ठीक है। इस तरह करके आपने जो है वो अपने जहन के अंदर चीजें रख लेनी है। उसके बाद आते हैं पार्टन चिल्ड्रन प्ले थ्योरी। पार्टन जो है ना वो एक सोशल एक इसने थ्योरी दी थी कि जिसमें एक छोटा बच्चा है ना, वो पहले 3 महीने क्या करेगा, फिर अगले 3 महीने क्या करेंगे, क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं जिसको ऑब्जर्व करके उन्होंने जो है वो पार्टन चिल्ड्रन प्ले थ्योरी दी। और इस थ्योरी के अंदर उसने 6 स्टेजेस की बात की है। पहले है कि अनऑक्युपाइड प्ले,
कि सॉलिटरी प्ले, कि ऑन लुकर प्ले, कि पैरेलल प्ले, एसोसिएटिव प्ले, कोऑपरेटिव प्ले। ये मैं इसको उधर गए बगैर आपको बता दूं तो पहले से बर्थ से लेकर 3 मंथ अनऑक्युपाइड प्ले, तो बच्चा इस एज के अंदर इमोशनल होता है, खुद टांग मारता है, पाँव मारता है, और खुद ही जो है ना वो नेचर से अम्यूज हो रहा होता है, खुद भी छत को देख के बड़ा खुश हो रहा होता है। तो अनऑक्युपाइड प्ले है। सॉलिटरी प्ले, अब बच्चा जो है ना वो 2 साल तो हो गया, लेकिन अब ये अभी तक लोगों को सब सोचा खुद भी भागेगा, खुद भी खेलेगा, खुद ही सारे काम, यानी कि अपनी इंजॉयमेंट उसकी खुद होगी। उसे इस वक्त तक सोशल लाइफ जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं रहेगी, दोस्त बनाना जब वो वो नहीं होगा उसका। फिर ऑन लुकर, जब वो 2 से लेकर 2.5 साल तक होता है तो बच्चा जो ऑन लुकर कहते हैं कि वो वहां से गौर से देख रहा होता है कौन क्या कर रहा है, इस तरह ऑन लुकर। और इसके पैरेलल प्ले 2 से 5 से लेकर 3 साल तक, यानी जहाँ पे अब वो वहां से बिस्तर से निकल के अपने किसी दोस्त के साथ जो है वो खेलता है, पैरेलल प्ले करता है, तो कुछ ना कुछ उसका साथ देता है, जैसे वो खेल रहा है वैसे खोलने की कोशिश करता है। फिफ्थ एसोसिएटिव प्ले, अब वो अपने आप को जो है ना वो इन खेलों के साथ जोड़ देता है और बीइंग अ पार्टनर जो है खेल के बन जाता है। और इसके अलावा लास्ट जो है कोऑपरेटिव प्ले, अब वो इतना बड़ा हो गया है कि वो खुद इंडिपेंडेंटली खेल भी सकता है, अपनी टीम भी बना सकता है। तो ये बात की थी, ये कुछ बातें दी थी इसमें पार्टन की चिल्ड्रन प्ले थ्योरी। तो ये आपने मुझे रख लेना कि कौन सी स्टेज है जिसके अंदर वो अनऑक्युपाइड प्ले होता है, यानी किसी के साथ नहीं खेलना, खुद से ही खेलना, सोल्टरी में तन्हाई नहीं होगी, खुद खेलना, ऑन लुकर की चीजों को देखना। पैरेलल के अंदर जो है ना वो साथ खेलना, लेकिन थोड़ा हट हट के ही रहता है। एसोसिएटेड में अब उसके एसोसिएशन टाइम हो गए, दोस्त यार बन गए हैं, बिली यार बन गए हैं, पता है क्रिकेट खेलने जाना है, इतने टाइम तक खेलनी है। कोऑपरेटिव प्ले, और अपने वालदेन के सबके साथ जो है ना वो कोऑपरेशन होता है। अब अगली स्टेज आ गई जहाँ पे ये अब सबके साथ खेलता है, दोस्ती बनाता है, उनका जो है लीड करता है इवन। ये आप इसको देख लीजिएगा, यही बातें जो मैंने आपके साथ की हैं। आज की लास्ट की हमारी है वो है अल्बर्ट बंडोरा। अल्बर्ट बंडोरा, अल्बर्ट बंडोरा की थ्योरी के अंदर दो चार बातें याद रखने वाली है। एक तो थ्योरी, जो बंडोरा है ना, इसकी थ्योरी के कुछ और नाम भी लिए जा सकते हैं, और और नाम देखते हैं। अच्छा, बंडोरा ने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे? डॉल के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए। वो डॉल की चाइल्ड, डॉल वाज इन द हैंड ऑफ चाइल्ड, यानी यहाँ पे देखो ना, जो बंडोरा की थ्योरी है ना, ये इमिटेशन थ्योरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमिटेशन, यानी ये इससे चीज़ों को कॉपी करना होता है। इसको विकारियस लर्निंग भी कहते हैं, इसको सेल्फ एफिकेसी कंसेप्ट इसके अंदर कहते हैं। यानी कुछ टर्म्स हैं जो खास इसके साथ वाबस्ता है। जो कौन सी टर्म कि इमिटेशन, कॉपी करना, इसके अलावा रेसिप्रोकल लर्निंग भी इसके अंदर आ जाती है, लेकिन रेसिप्रोकल वैसे लर्निंग ज़्यादातर उसमें आती है, रोबोट्स के अंदर आती है। इसके अलावा सेल्फ एफिकेसी की बात अभी आती है इसके अंदर। और बच्चा इसके अंदर ये समझ रहा था कि कॉपी कर रहा होता है, यानी जो चीज़ वो देखता है वो उस तरह कॉपी करता है। इसके अंदर हम चार चीज़ों के हवाले से देखेंगे: क्वेश्चन लर्निंग थ्योरी, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी, रेसिप्रोकल डिटर्मिनेशन, और सेल्फ एफिकेसी। बिल्कुल खामोश हो गया सारे लोग, मेरी तरफ से तो नींद तो नहीं आ रही। नो सर, आपकी बात सुन रहे हैं। सुन रहे नो हैं सर, सर। गौर से सुन रहे समझ हैं आ रहा आपकी है। बात। जी ठीक है, बहरहाल मुझे नींद आ रही है, तो मैं ऐसे ही रिदम के साथ पढ़ा रहा हूँ। ये बिल्कुल जैसे ना कोई सुनने वाला ही कोई नहीं है, तो मुझे जैसे लग रहा है कि नो मुझे नींद सर, आ रही है। नो नो। चले, चार चीजें हम हमें इसके तो अंदर सर आपने देखेंगे। एक्टिव कर दिया है हम। इसलिए मैं खुद को एक्टिव कर रहा हूँ बेसिकली ना, तो मुझे नींद आ रही है। ये चीजें सर नहीं थी ना, इसलिए हम गौर से हाँ सुन रहे हैं, जी, कुछ मिस ना हो जाए। शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा, चार चीजें हैं बंडोरा की थ्योरी के अंदर। ये बेसिकली वैसे कुछ बुक्स के अंदर ना एक ही कंसेप्ट देखते हैं, लेकिन मैं थोड़ा इसको डिटेल में देखा है, तो आप इसको ना अपने जेन के अंदर, असल जो मतलब इसका बनता है ना बंडोरा का, वो एक ही बनता है कि बच्चा जो है ना वो किसी को कॉपी करके फिर सीखता है। यानी बच्चा कोई देखता है कि वालदेन को देखता है वो तस्मे बांध रहे हैं, वो तस्मे बांधने की कोशिश करेगा। वो वालदेन को पानी पीते समय देखता है, वो उस तरह पीने की कोशिश करेगा। बच्चा यानी कि जिसको जिस तरह का काम करते देखेगा ना बच्चा, जैसे हम घरों में देखते हैं, बच्चा नसीहत से ज्यादा जो है कॉपी करता है। तो ये सारी थ्योरी जो बेस कर रही है ना, ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस कर रही है। ये कहती है थ्योरी के बस जो है ना वो कॉपी करने की बात करते हैं। कुछ टर्म्स हैं, जब भी पेपर आप दे, पेपर के अंदर इसमें से सवाल आए ना,
तो अगर वो पूछता है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी की बात करता है, तो आपका फौरी माइंड आ जाना चाहिए कि ये बंडोरा की बात कर रहे हैं। अगर वो ये इमिटेशन की बात करता है, अगर वो एफिकेसी की बात करता है, अगर वो विकारियस लर्निंग की बात करता है, विकारियस लर्निंग की बात करता है, रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म की बात करता है, कुछ वर्ड यूज करता है इसका कि जो बंडोरा के साथ मुंसलिक हैं, तो आपने उसके अंदर अपने अंदर जेन में रखनी है। लेकिन ये चार जो चीजें लिखी हुई है ना, इन चारों के अंदर फर्क है। मैं थोड़ा सा वो फर्क क्लियर कर देता हूँ। पेपर के अंदर तो एक ओवरऑल चीज लिखेंगे, लेकिन आपके जहन के अंदर होगा फर्क क्या है। पहले बोलते हैं सोशल लर्निंग की। सोशल लर्निंग की क्या कहते हैं कि किसी चीज, किसी को कुछ करते हुए देखना और फिर वैसा कर देना, यानी ऑब्जर्व करना, दूसरों को ऑब्जर्व करके फिर उसको अपने अंदर लेके आना। इंडिविजुअल लर्न बाय ऑब्जर्विंग रोल मॉडल एंड इमिटेटिंग देयर बिहेवियर। किसी को रोल मॉडल बना के फिर उनके बिहेवियर को इमिटेट करना, उनके बिहेवियर को कॉपी करना। इसके अलावा जैसे या कोई हमें जो है ना वो रीइंफोर्स करता है, मोटिवेट करता है इस काम करने के लिए, पनिशमेंट की वजह से हम कोई काम करते हैं। तो ये 1900 के अंदर जो है ना वो इसने डेवलप, इसने बॉब डेल डॉल के ऊपर जो है ना वो एक्सपेरिमेंट किया था। जो मैंने आपको यहाँ पे जो है वो पहले बताया ही है कुछ थोड़ा सा, ये पिछली पीढ़ी के अंदर आप देख रहे होंगे। ही गेव ऑन डॉल टू चाइल्ड, बच्चे को दी, एंड सिमिलर डॉल वाज इन द हैंड ऑफ द चाइल्ड इन टीवी स्क्रीन। टीवी स्क्रीन के अंदर एक डॉल थी, स्क्रीन चाइल्ड ब्रोक द आर्म ऑफ द, जो यानी ऐसा था ना, बेबी डॉल जो छोटी गुड़िया होती है, तो बच्चे को दी। और साथ में जो टीवी था ना, टीवी के अंदर भी किसी के पास वो डॉल थी। अब जो टीवी वाली बंदे जिसके पास है डॉल, उसने उसका एक बाजू तोड़ दिया। अब ये जो इधर बहर बैठा है ना बच्चा, उसने भी वो उसका एक बाजू जो है ना तोड़ दिया, यानी वो कॉपी कर रहा था। इसके ऊपर जो है ना उसकी थ्योरी बना दी, तो बच्चे जो है ना कॉपी करते हैं। यार देखिए ना, पता अंग्रेज के जहन में ख्याल कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। हम इससे बड़े बड़े काम कर देते हैं, पर हमारा थ्योरी, तो हमारी थ्योरी को पब्लिश नहीं करता कि क्या है। कि इनकी थ्योरियां जो है ना वो ये भी कोई बात है जो उसने की है, और ये वाला तजर्बा बन गया ये उसका बंडोरा का। अच्छा जी, इसके अंदर एग्जांपल देखते हैं क्या कहता है। चाइल्ड लर्निंग टू टाई देयर शूज बाय वाचिंग अ पेरेंट और टीचर टू डू इट फर्स्ट। यानी बच्चा जो है ना अपने तस्मे बांधता है, पहले किसी को देखता है वो तस्मे कैसे बांध रहा है, दूसरा बांधने की कोशिश करता है। स्टूडेंट लर्निंग अ न्यू स्किल बाय वाचिंग अ पीयर डिमॉन्स्ट्रेटेड। बच्चा को नई स्किल सीखता है ये देखते हुए कि कोई और बच्चा जो है ना वो उस तरह की स्किल परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, ये कॉपी करता है उनसे। दूसरी बोलते हैं वही ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमने किसी चीज को मॉडल बना लिया है, इसको विकॉरियस लर्निंग ही बोलते हैं। यानी यहाँ पे किसी के बिहेवियर को हमने मॉडल बना लिया है। मैं किसी को देखता हूँ ना, मेरे वालदेन ना बड़े ही आपस में पोलाइट तरीके से बात करते हैं, तो मैं भी पोलाइट तरीके से बात करूंगा। यानी हम किसी को देखता हूँ कि यार फलां का जो है ना वो फलां फलां के साथ बड़ा अच्छा रिलेशन है, तो मैं भी अच्छा रिलेशन बिल्ड करूंगा। तो ये वाली एक्विजिशन ऑफ न्यू बिहेवियर एटीट्यूड एंड इमोशनल रिस्पॉन्स, इसके अंदर ऑब्जर्वेशन के अंदर हम किसी और के अच्छे बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, फिर उस बिहेवियर को अपने बिहेवियर को मोल्ड करते हैं, उसके मुताबिक अपनी जो है अपनी बिहेवियर की मैनेजमेंट करते हैं उस बिहेवियर के अकॉर्डिंग। तो चाइल्ड लर्निंग टू बी काइंड टू अदर्स बाय वाचिंग देयर पेरेंट्स, यानी बच्चा जो है वो कि देखता है कि उसके पेरेंट्स बड़े जो है ना वो काइंड तरीके से किसी के साथ पेश आ रहे हैं, और केयर गिवर ट्रीट अदर विद काइंडनेस, तो वो भी जो है वो भी दूसरे के साथ अच्छे तरीके से पेश आएगा। A person overcoming a fear of flying by watching a friend who is calm and relaxed during the flight। और एक आदमी जो है वो उसको पहले बड़ा खुद खौफ था, लेकिन किसी दूसरे को देखता है कि वो भी एरोप्लेन के ऊपर सफर कर रहा है बड़े सुकून से, तो फिर मैं क्यों रोला जा रहा हूँ, मैं भी सुकून हो जाता हूँ। लेकिन किसी चीज को यहाँ भी हम कॉपी कर देते हैं। रेसिप्रोकल ये होती है कि जैसे कहते हैं टेट फॉर टैट की तरह है, कि आप मुझे सिखाओ मैं आपको सिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इंटरेक्शन बिटवीन अ पर्सन बिहेवियर द एनवायरनमेंट दैट पर्सनल फैक्टर। इंडिविजुअल कैन शेप देयर एनवायरनमेंट एंड देयर एनवायरनमेंट कैन शेप देम। यानी कोई बंदा, अब देखिए ना हम सारी चीजें ऐसी होती हैं, अगर मैं इन्वायरमेंट के मुताबिक चलूंगा तो बाद में इन्वायरमेंट मेरे जैसा बन जाएगा। यानी मैं कहता हूँ कि मैं अच्छा बंदा बनूंगा, और जब मैं अच्छा बनूंगा तो मेरे इर्द गिर्द का माहौल भी अच्छा होगा। अब स्टूडेंट हु स्ट्रगल विद मैथ ये अवॉइड मैथ रिलेटेड एक्टिविटीज, जिसकी मैंने एक मिसाल वीडियो के अंदर दी कि जब आपके जहन के अंदर कोई चीज डाल दी जाए ना तो आप उस तरह कर रहे होते हैं। यानी मैं एफएससी कर रहा था तो मुझे कहा गया केमिस्ट्री बड़ी मुश्किल है, मैंने केमिस्ट्री कम टाइम दिया, और केमिस्ट्री को मैंने याद करता था, केमिस्ट्री मुझे भी नहीं आती थी, ये रेस्ट ब्रोकर हो गया। अब सेकंड ईयर में कहा गया कि केमिस्ट्री बड़ी आसान है एफएससी की, तो मैं केमिस्ट्री पहले पढ़ता और बाकी काम बाद में पढ़ता। अब केमिस्ट्री मुझे आ गई, मैं केमिस्ट्री को अच्छा लगने लग गया। तो इस तरह करके जो है ना वो हम एक जो बना लेते हैं ना रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म से, एक काम अगर अच्छा करने की नीयत होगी तो वो अच्छा होगा, अच्छा करने की नीयत नहीं होगी तो पहले जो है वो अच्छा नहीं होगा। सेल्फ एफिकेसी,
ये भी इसी तरह ही है कि हम सेल्फ एफिकेसी के अंदर होता है कि किसी बंदे को अपनी जात के ऊपर बिलीव होता है कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं ये काम कर सकता हूँ। नहीं, आप पहले ही कहते हैं कि इंशाअल्लाह मैं हेड मास्टर, मुझे कैपेबिलिटी है, मैं हेड मास्टर का टेस्ट जो है वो इंटरव्यू के लिए हर सूरत क्वालिफाई कर लूंगा। अब ये जो आपका कॉन्फिडेंस है, ये आपका मजीद कॉन्फिडेंस आपको देगा और आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी, आपकी सेल्फ एफिकेसी बेहतर होगी। और अगर आप खुद से ही कहें कि ये मेरे बस की बात नहीं है, ये तो पता नहीं कहाँ से लोग आते हैं टेस्ट पास करते हैं, मुझे तो कुछ आता भी नहीं है, तो बेसिकली जब आप ये सोच रहे हो आपको कुछ आना भी नहीं है, आपको ठीक जो है ना वो मतलब आपका जो बिहेवियर है उसकी तरफ उस तेजी से जाएगा भी नहीं, तो ये आपकी मोटिवेशन और बिहेवियर वगैरह को जो है असर करती है। इसके एग्जाम्पल देखिए, स्टूडेंट हु बिलीव दे कैन डू वेल ऑन अ टेस्ट इज मोर लाइकली टू स्टडी एंड परफॉर्म वेल देन अ स्टूडेंट हु बिलीव दे विल फेल। अब जो पहले ही फेल की उम्मीद से है तो वही बात वो फेल ही होगा, और जो पहले अच्छी उम्मीद के साथ है वो अच्छा परफॉर्म करेगा। इसी तरह यानी कोई एथलीट है वो कहता है कि मैं इतनी लंबी रेस कर लूंगा तो वो कर भी लेता है, अगर वो सोचता है मैं नहीं कर सकता मैं तो नहीं करता, इन सब इस चीज की बात करते हैं। इसके अलावा बस यही है मगर जो बंडोरा की थ्योरी है ना, ये सोशल लर्निंग थ्योरी बोलते हैं, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी बोलते हैं, दूसरे को कॉपी करके कुछ काम कर बात करते हैं। फिर इसके अंदर जो मुख्य कंसेप्ट है सोशल लर्निंग थ्योरी और ऑब्जर्वेशन, किसी को मॉडल बना के किसी को देख के फिर उसकी तरह जो है ना वो काम करना, रेसिप्रोकल के अंदर जो है ना पहले ही समझ लेना कि अगर ये चीज मुझे नहीं आएगी, जैसे आपसे कोई उधार मांगता है मैं नहीं दे सकूंगा तो फिर आप नहीं दे सकते। अगर आप डिटर्मिनेशन अगर आपकी होती है कुछ काम करने की तो हो जाता है, अगर डिटर्मिनेशन नहीं होती तो जिस तरह की थिंकिंग आपकी चल रही होती है, अगर नाकामी की सोच रहे हैं तो नाकामी मुकद्दर में होगी, अगर कामयाबी की सोच रहे हैं तो कामयाबी होगी। इस तरह सेल्फ एफिकेसी, किसी बंदे को अपनी जात के ऊपर बिलीव होना कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं ये चीज कर दूंगा, तो उसकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाती है बजाय इसके कि जिसके अपने ऊपर यकीन नहीं होता है। ठीक है, ये बंडोरा की थ्योरी के हवाले से बात की, कुछ हमने जो है वो पार्टन की थ्योरी के हवाले से बात की, ब्रोनर की थ्योरी और जो पार्टन की थ्योरी, ब्रोनर और बंडोरा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गेस्टाल्ट का जस्ट मैंने आपको जो थोड़ी बहुत बातें बताई हैं वही याद कर लीजिएगा, वो है। ठीक है, ये नोट्स वगैरह आपको ये मैं शेयर कर देता हूँ, और इसकी जो है ना वो आज वाला लेक्चर भी रिकॉर्ड हो रहा है, ये भी जो है वो कल तक अपलोड हो जाएगा, कल मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा। और लेकिन साथ में अभी इसकी वीडियो जो है जो लोग जिनकी क्लास रह जाती है नहीं ले सकते तो उनकी वैसे भी जो है वो डिटेल में इनके ऊपर वीडियो कोशिश करें, आप भी वीडियो सुन लिया करें अगर आपके पास टाइम हो ना। एक तो जो मैं यहाँ पे जूम के ऊपर रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये थोड़ी ज़्यादा सर्च की बातें हैं, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जब मैं इस तरह टाइम निकाल कर मेरी कोशिश होती है कि जैसे 3 मिनट रहते हैं तो कोशिश ये होती है कि 40 मिनट के अंदर जो है ना जो पढ़ाना है 40 मिनट के अंदर मुकम्मल कर लेना, लेकिन वहाँ तो मैं रिलैक्स को पता होता है कि मैंने यही काम करना यही टॉपिक रिकॉर्ड करनी, तो कोशिश कीजिए उसको सुन लीजिएगा। बाकी मजीद कोई सवाल है तो बता दें, 3 मिनट है हमारे पास। सर ये इसका टेस्ट कब तक हो पैके हो जाएगा? किस चीज़ के टेस्ट पे? हेडमास्टर का? सर ये पीपीएससी का। यूपीएससी आपका लगे हुए हैं, हो रहे हैं, मतलब हर संडे को टेस्ट हो रहा है, तो देख लें कि अब एमसीसी इस तरह हो गया है 3 तारीख को। अब इसी तरह वो मैथ वालों को मेरा ख्याल है ये जिसका वो होने जा रहा है जी जी, नेक्स्ट संडे, ये जो न संडे आ रहा है मैथ वालों का है। मैथ वालों का, अब उसी संडे नाजिया टेंशन ना लो, उसके बाद डेट नेक्स्ट आने संडे वाली है फिर आ हमारी। जाएगा, यानी हाँ इसी जी, महीने के नेक्स्ट अंदर जो संडे। है ना, इसी जी महीने जी। के अंदर आपके टेस्ट हो जाएंगे। तो ये है कि सर मैं साइकोलॉजी। एक्चुअली चाह रही थी कि ये आपसे जब एक 1 मंथ हो जाए तो सर टेस्ट लेट हो जाए तो वो एचआई का एरिया भी आप कवर करवाएं सर, आपकी ना समझ वो बहुत नहीं, है अच्छे मेरी तरीके बात से। सुनो, मेरी वो स्पेशलाइजेशन नहीं इनको है। नहीं आता, एचआई पे इनकी कमांड नहीं है। सर अच्छा, मुझे आज ब्रूनर पता चला, की जो सॉरी सर। कॉग्निटिव हाँ, थ्योरी है अगर उसको थोड़ा सा आप प्रिसाइज 1 मिनट में थोड़ा बता दें तो शुक्रिया। जी, ब्रोनर ना 3 चीजों के ऊपर बात करता है। ठीक है, वो ये कहता है कि 3 इसकी स्टेजेस हैं बच्चे की ना, एक होती है इनएक्टिव, एक आइकॉनिक और एक सिंबॉलिक। इनएक्टिव स्टेज ये है कि जिसके अंदर बच्चा, छोटे बच्चे की बात है कि वो कंक्रीट चीजों को यानी हर चीज को टच करके खुद तजर्बा करके उसको देखता है, चीज फिजिकली उसके सामने मौजूद हो और फिर उसको वो छू भी सके और उसको देख सके और उससे उसके जरिए उसकी लर्निंग होती है। दूसरी कहता है बच्चा उसके इन्वॉल्व, दूसरी वो कहता है कि आइकॉनिक स्टेज, उसके अंदर बच्चा पिक्चर को यानी अब बच्चा इस काबिल हो गया है कि अब अगर चीज फिजिकली नहीं भी मौजूद ना
बच्चा तस्वीरों के अंदर ही चीज़ें उसकी लर्निंग हो जाती है। छोटे बच्चे जो तीसरी अब जो छोटी क्लासें होती हैं हमारी, उसके अंदर तस्वीरें बनी होती हैं बस किताबों के अंदर। तो बच्चे को पता चल जाता है ये गोट है, ये डॉग है, ये कैट है, तो तस्वीरें देखता है, उसे अम्यूज भी करता है, उसकी लर्निंग भी हो रही होती है। तो यानी उसके अंदर बच्चे वर्ड, अब छोटे बच्चों की किताब हो और आप उसके अंदर ना सारी तहरीरें लिखी हुई हो, तो बच्चे की लर्निंग जीरो होगी। तो बच्चा तहरीरों को नहीं पढ़ सकता, ना उसकी लर्निंग होती है। उसकी लर्निंग इस स्टेज पे आके तस्वीरों से होना शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद एक बड़ी अगली स्टेज आती है जो सिंबॉलिक स्टेज बोलते हैं, जहाँ पे चीजें मौजूद नहीं होना, यानी बच्चा आप वर्ड से, अल्फाज से बच्चा चीजों एक्सक्यूज को मी समझ सर। जाता है। जी। सर ये जो इनएक्टिव है इसमें जस्ट वो मतलब 1 साल का होता है तो चीजों को छू के या जस्ट देखना होता है? बस वो चीज जो उसके सामने मौजूद होती है ना, फिजिकली मौजूद होती है। यानी अब बच्चा उस वक्त तस्वीर से भी इतना आशना नहीं होता। यानी 1 साल का बच्चा जो है ना, वो तो इतना भी नहीं पहचान सकता कि ये मेरी अम्मी की तस्वीर है या बाबा की तस्वीर है। यानी उस वक्त उसे तस्वीरों से नहीं है, उसे वही चीज जो फिजिकली उसके सामने 3D की सूरत के अंदर मौजूद है, उसी के साथ उसका इंटरेक्शन होता है बच्चे का। दूसरी चीज जो उसकी लर्निंग उसके साथ व्यवस्था होती है। अगली स्टेज के अंदर बच्चा तस्वीरों से समझने लग जाता है।